वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कांथापुरा बाय राजा राव। राजा राव का ये नॉवल जिसके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को देखते हैं, हम लोग उस प्लेस की बात करते हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंस में होने वाले ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, उस स्ट्रगल को फेस करने वाले, फ्रीडम को हासिल करने के लिए जितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की या फिर जितने लोगों ने उसके लिए फाइट की, उस चीज़ को जो है वो इस नावल में डिस्कस किया गया है। तो आते हैं सबसे पहले अपने नावल के इंट्रोडक्शन की तरफ। मीन्स कि ये लिखा कब, क्या पब्लिश कब हुआ, इसका जॉनरा क्या है, इसकी सेटिंग क्या है, सब कुछ। नावल जो लिखा गया है वो 1929 में लिखा गया है, जब राजा राव ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। उसके बाद ये लिखा कहाँ गया? चेन्नई, इंडिया के अंदर इसको लिखा गया। पब्लिश ये 1938 में हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग इसका लिटरेरी पीरियड देखें तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है और साथ ही साथ कॉलोनियल लिटरेचर, दोनों जॉनरा हमें इसके अंदर मिलते हैं। लिटरेरी पीरियड हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अगर जॉनरा की बात करें तो ये नॉवल है, साथ ही साथ इसमें सथाला पुराना मतलब कि लेजेंडरी हिस्ट्री जो है वो इसमें बताई गई है। उसके बाद सेटिंग जो है इसकी, कांथापुरा एक स्मॉल विलेज है साउथ वेस्ट इंडिया के अंदर 1930s में। वहाँ की इसकी सेटिंग है, मतलब कि ये सेटिंग उस विलेज की है जो कि साउथ वेस्ट इंडिया में है। और उस विलेज में जो लोग रहते हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पर किस तरह से इंडिपेंडेंस को डील किया, मतलब कि उस टाइम पे जो वॉर टाइम था उसको कैसे डील किया, उस चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, राजा राव, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकली राइटर भी थे। ब्राह्मण फैमिली में इनकी बर्थ हुई थी साउथ इंडियन स्टेट में, जिसके अब इसका न्यू नाम जो है कर्नाटका इसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग राव की फादर की बात करें तो कनाडा जो कि लोकल लैंग्वेज है, ये उसको पढ़ाते थे, लोगों को सिखाते थे। हमारा जो नॉवल है इसमें वो ज़्यादातर जो सभी लोगों की लैंग्वेज है वो कनाडा ही है। इनकी मदर की जो डेथ है वो उस टाइम पे हुई थी जब राधा राव की जो उम्र थी वो 4 साल की थी। उसके बाद अगर हम लोग इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ आएँ, नॉवल की स्टोरी को अंडरस्टैंड करने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बैकग्राउंड में क्या इवेंट हुए थे, ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि ये नॉवल लिखा गया कि ये लोगों के जो रोल्स हैं उनको वैसे काम करने पड़े, उन्हें अपनी जानें ज़ाया करना पड़ी, उन्हें जो है वो एक सेपरेट होमलैंड के लिए लड़ना पड़ा। इसकी बेस क्या थी उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में कांथापुरा ये उस टाइम की स्टोरी है कि जब जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। मीन्स के 1947 में या फिर 1948 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, 1947 में तो वो पास हो जाता है ना इनकी एप्लीकेशन के, अब जो है वो एक सेपरेट होमलैंड बन जाएगा। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उससे पहले। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल कर रहे थे एशियंस पे, इंडियंस पे, मुस्लिम पे, सब कॉन्टिनेंट पे। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हम इन पे रूल करें, इनसे जो भी काम है वो हम लें, यहाँ पे जितने भी गुड रिसोर्सेज हैं वो हम यहाँ से लेकर चले जाएं और इस एशियन कंट्रीज़ को या फिर इस एशिया को, सब कॉन्टिनेंट को बिल्कुल वैसा ही छोड़ दें कि ये हम पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दें। ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनके रूलर्स बन जाएं और जो इंडियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, जो एशियंस हैं, वो हर चीज़ की जो भीख हैं वो ब्रिटिशर्स से मांगे। जब ये सब सीन चल रहा होता है ना, तो इंडियन हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंस मिलती है, उसमें एक फेमस नाम गांधी का आता है। गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई 1920 में, और ये किसके अगेंस्ट थी? ब्रिटिशर्स की थी। लेकिन ये उस टाइम पे जब ये बनाई गई थी, ये बिल्कुल एक पीसफुल कांग्रेस थी कि हम लोग जो हैं वो नॉन वायलेंट है, हम कोई वायलेंस के थ्रू जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस नहीं लेंगे, हम अपने आर्गूमेंट्स के थ्रू लेंगे कि हमारा ये बेसिक राइट है कि हमें फ्रीडम दी जाए, हमें इंडिपेंडेंस मिले। बट जो ब्रिटिश जर्नल है उसने ऑर्डर दे दिया कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं इनको जो है इन पे फायरिंग की जाए। अब जब इन पे फायरिंग की होती है तो नॉर्दर्न सिटी अमृतसर में बहुत सारा जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनको पे फायरिंग होती है और बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अपनी जो जानें हैं वो वहाँ पे ज़ाया करना पड़ती हैं। अब जब ये होता है तो गांधी सोचते हैं कि ये जो इमोरल हमने लिया था ना कि ये एक इमोरल चीज़ है कि हम लोग अगर प्रोटेस्ट वायलेंस क्रिएट करेंगे तो अब हमें इसे हटना होगा। अगर हम लोग इमोरलिटी के थ्रू इंडिपेंडेंस ले सकते हैं
तो हमें अभी इमोरलिटी को ही चूज़ करना होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो तो सीधी बात मानते नहीं हैं। अब उनके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ वो कर रहे हैं। अब होता क्या है, गांधी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं और स्वराज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। स्वराज मीन के सेल्फ रूल, कि हमारी खुद की गवर्नमेंट हो, हम खुद की अपने बेसिक राइट्स पे जिस पे बात करें, जहाँ पे इक्वल राइट्स हों सबको, जहाँ पे कास्ट सिस्टम ना हो, हर चीज़ को जो है वो इक्वली देखा जाए। ऐसा रूल हम चाहते हैं अपने इंडिया में, अपने सब कॉन्टिनेंट में। जितने भी इंडियंस थे उनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि जितने भी फॉरेन आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनके कॉटन हो गया, आप जितने भी क्लॉथ्स इस्तेमाल करते हैं, जितने भी कपड़े इस्तेमाल करते हैं, आप उन सब चीज़ों को जो है ना वो रिफ्यूज़ कर दो, उन सबको बायकॉट कर दो, ताकि हम लोग ना ही ब्रिटिशर्स से कुछ लें और ना ही ब्रिटिशर्स यहाँ से कुछ लेकर जाएं। तो इसलिए ताकि हम अपनी चीज़ें बनाएं और हम अपनी चीज़ों की वैल्यू करवाएं कि हम भी ये चीज़ें ऑन करते हैं, हमारे पास भी ये रिसोर्सेज हैं, हम जो हैं वो ये चीज़ें आपसे मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें ले रहे हैं हम भी बना सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले गांधी ने ये प्लान किया कि आप जो है वो इन सब चीज़ों को जो है ना वो बायकॉट कर दो। बायकॉट हो गया मीन्स के यहाँ पे स्ट्राइक्स होना स्टार्ट होगी, मतलब कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो गए, रोड्स पर आए। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने पुलिस को कन्विंस किया कि आप लोग जाएं और जो गांधी मूवमेंट है इसको रोकें, जो एक इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है इन सबको रोकें। और इन्होंने गांधी को 2 साल के लिए जो है वो जेल में बंद कर दिया और उस टाइम पे हंगर स्ट्राइक्स भी हुई बहुत। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स ने ना सॉल्ट पे, नमक पे बहुत ज़्यादा जो टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस ने उस टैक्स को ना देने के लिए इन्होंने खुद से जो है वो 400 किलोमीटर ओशन में जाके ना वहाँ पे अपना नमक निकालना शुरू कर दिया, ताकि जो हम लोग इनको पैसे देते हैं वही पैसे जो है वो हम लोग वो खुद इस्तेमाल करें अपने रिसोर्सेज और खुद निकालें। उसको इन्होंने बायकॉट किया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 1 लाख अराउंड इंडियंस को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे जो है वो मींस के पॉलिटिकल बेसिस पे उनको जेलों में डाला। उसके बाद गांधी कि जो 1940s की इंडिपेंडेंस की डिमांड थी वो सक्सेसफुल हुई 1947 तक। उसके बाद 1948 में इनको जब मिल जाती है इंडिपेंडेंस, उसके बाद गांधी को डेथ हो जाती है और उसमें मिलियंस ऑफ लोग थे जिन्होंने उनके फनरल को अटेंड किया। और यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अब जब ये होता है ना कि इंडिपेंडेंस मिलती है, तो गांधी अपनी डेथ से पहले ये चाहते थे कि इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस मिले ब्रिटिशर्स से, बट इंडियंस और मुस्लिम इन दोनों की सेपरेशन ना हो, दोनों अलग अलग होमलैंड क्रिएट ना हो। तो वो ये चाहते थे, इनके वो यूनिटी चाहते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, मीन्स के सभी कंट्री, एशियन कंट्रीज डिवाइड हो गए थे। बात करते हैं अपनी स्टोरी के करेक्टर्स की। सबसे पहला जो हमारा करेक्टर है वह है अचक्का का करेक्टर। ये एक वुमन है जिसने इस पूरी स्टोरी को, कांथापुरा की जो स्टोरी है, इसको नरेट किया है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने बारे में कुछ रिवील करती हैं स्टोरी के अंदर। साथ ही साथ क्योंकि खुद भी ब्राह्मण है और जो दूसरे एल्डर ब्राह्मण हैं उनके बारे में बताती है। साथ ही साथ ये विलेज में हर किसी को जानती है और उनके बारे में हमें जो स्टोरी में वो बताती है, इसलिए ये जो स्टोरी है वो अचक्का ने नरेट की है। उसके बाद हमारे पास सेकंड करेक्टर है मूर्ति का, जो कि हमारे जो नॉवल है इसका सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है, जो कि गांधी मूवमेंट का मेन जो है वो रोल प्ले करता है। मींस के गांधी मूवमेंट को आगे चलाने वाला जो था वो मूर्ति था, लेकिन एंड पे जो है वो इसको छोड़ देता है और ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसने गांधीयन रेजिस्टेंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन ऑब्वियसली जब एक चीज़ मेजॉरिटी में हो और एक चीज़ माइनॉरिटी में हो तो आप जो है वो गिव अप कर देते हो, क्योंकि गांधीयंस माइनॉरिटी में थे और ब्रिटिशर्स मेजॉरिटी में थे, तो उस वजह से इनको जो है वो गिव अप करना पड़ा। अब उसके बाद अगर हम लोग मूर्ति की पर्सनालिटी की बात करें तो क्वाइट जेनरस इस किस्म की पर्सनालिटी थी। यंग ब्राह्मण जिसने अपने हिराचल जो उसका एक इनहेरिटेड कास्ट सिस्टम था उसको रिजेक्ट किया, किसकी फेवर के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए, गांधीयन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैरेक्टर है रंगामा। ये जो कैरेक्टर है ये अब विडो है कांथापुरा की, और साथ ही साथ गांधीयन मूवमेंट में ये सेकेंडरी लीडर है। और मूर्ति की ये इसने साथ मिलकर बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट की गांधीयन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। और साथ ही साथ इस मूवमेंट में इन्होंने जो जो काम किए
और जो जो प्लानिंग की उसमें इसने उसका पूरा जो है वो साथ दिया उसको। उसके बाद हमारे पास रत्ना का करैक्टर है जो कि कमालमा की डॉटर है, जो कि एक यंग गर्ल है और साथ ही साथ इसके हस्बैंड की जो डेथ है वो तब हो गई थी जब रत्ना की जस्ट एज 10 ईयर्स थी। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी यंग एज में इसकी जो है वो शादी हुई थी। उसके हमारे पास भाटा का करैक्टर है जो कि एक बिजनेसमैन है, साथ ही साथ इससे जो सभी विलेजर्स हैं वो लोन लेते हैं और अपनी जो इनकी क्रॉप्स होती हैं, राइस की क्रॉप होती है, उसको जाके शहर में ये बेचते हैं। उसके बाद हमारे पास करैक्टर है महात्मा गांधी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है, जो कि लीडर है गांधीयन मूवमेंट का, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। इनका ये बिलीफ था कि सत्याग्रह जो मूवमेंट है और नॉन वायलेंट जो रेसिस्टेंस इन्होंने की थी, इसमें इनका पूरा बिलीफ था और इन्होंने अपने ही इंडियंस को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि वो जो खादी है इन्हीं के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इंडियन क्लॉथ को प्रेफर करें, उन्हें जो है वो पहने। उसके बाद हमारे पास करैक्टर है गोदा का, जो कि कांतपुरा का बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है। इसके बगैर इस कानपुरा में कोई काम नहीं होता, मींस के लैंड होल्डर है और साथ ही साथ विलेज हेडमैन भी है। उसके बाद हमारे पास अचक्का जो है वो इस करैक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि हॉट टेम्पर्ड है और नथिंग कैन बी डन विदाउट गौदा, मतलब कि इसके बगैर जो विलेज में है कोई काम नहीं होता। अब दी स्वामी हमारा नेक्स्ट करैक्टर है जो कि हिंदू रिलीजियस लीडर है और ये जो है ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते हैं और मूर्ति और गांधीयन जो मूवमेंट है इन दोनों के अगेंस्ट इन्होंने इस स्टोरी में अपना रोल प्ले किया है। जो करैक्टर है वो है रचना का करैक्टर। अभी जो रचना का करैक्टर है जो कि कुली पार्टी से बिलोंग करता है, साथ ही साथ इसने स्कैफिंगटन जो कॉफ़ी स्टेट है वहाँ पर ये काम करता है और देन जो है ये कांथापुरा जो है वो वहाँ पे मूव कर जाता है। नेक्स्ट इसकी वाइफ है राकी जो कि प्रया रचना है, मीन्स के प्रया इसको छोटी जात का जो है वो इंडिया में समझा जाता है, लोअर कास्ट कहा जाता है। ऐसे लोगों को जो है वो प्रयास कहा जाता है वहाँ पे। साथ ही साथ इसको जो है वो मूर्ति जो है वो वेलकम करता है ताकि जो कास्ट सिस्टम है वो इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। पास वाटरफॉल विंकामा का करैक्टर है जो कि एक बिटर करैक्टर है और ब्राह्मण भी है। साथ ही साथ ये एक ऐसी वुमन है जो कि गांधीयन कैंपेन को इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उसके ये अगेंस्ट थी। रंगा माँ के ये बिल्कुल उससे नफ़रत करती थी क्योंकि ये इसके भाई के घर में रहती थी। अब उसके बाद हमारे पास डोर का करैक्टर है जो कि यंग ब्राह्मण है, जो कि यूनिवर्सिटी जाता है एजुकेशन हासिल करने के लिए और दी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इसको टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट करैक्टर है नारसामा का जो कि मूर्ति की जो है वो मदर है और अपने बेटे की अगेंस्ट होती है जो कि गांधी मूवमेंट का साथ दे रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर आता है बेद खान। अभी जो बेद खान है ये एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर है और स्किम्फडन जो कॉफ़ी स्टेट है वहाँ पे ये जाता है और जो जितने भी वहाँ पे हिंदू होते हैं ये उन पे नज़र रखता है कि एक्चुअली में ये जो मूर्ति ने जब हायर किया था ना हरिकथा मैन को, कि जो गांधी मूवमेंट है उसको हर जगह बयान करे, वो इस वजह से जो ये हरिकथा है उसको इसने हायर किया था। तो इसमें नज़र रखने के लिए जो है वो बेद खान यहाँ पे कॉफ़ी स्टेट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास साहिब का करैक्टर है। साहिब जो है वो एक ओरिजिनल हेड है कॉफ़ी स्टेट का और बहुत ज़्यादा क्रूअल भी है, वायलेंट भी है और कॉलोनियल जो ग्रीड है इंडिया के अंदर इसी ने ही फैलाया था। उसके बाद इसकी डेथ के बाद न्यू साहब आ जाता है जो कि इसी का नेफ्यू होता है जो ओल्ड साहिब होता है और ये इस स्टेट का कंट्रोल ले लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा काइंडर होता है रदर देन हिज अंकल। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास मिस्ट्री का आता है जो कि राइट हैंड मैन है साहिब का, न्यू साहिब जो है उसका। और ये सारे कुलीज़ को देखता है और उनको कहता है कि तुम अपने विलेज को छोड़ कर जो है ना वो इस कॉफ़ी स्टेट में काम करने के लिए आ जाओ, ये उनको मोटिवेट करता है। उसके बाद कंचमा का करैक्टर है जो कि कंचमा है ये एक पैट्रन गॉडेस है जिसने सारे शैतानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी बहुत सालों पहले और इस विलेज को जो है वो तमाम जो डेंजरस चीज़ें थी उनसे महफूज रखा हुआ है। उसके बाद शंकर का करैक्टर है। शंकर जो है वो कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी है, यहाँ पे हम लॉयर भी कह सकते हैं और इसने बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प की और ये कारवर में रहता है जो कि कांथापुरा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये थे हमारे करैक्टर्स। आई होप कि यहाँ तक आपको इसके करैक्टर समझ आ गए होंगे। ये सभी करैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी को समझने के लिए। एक भी करैक्टर को आप मिस नहीं कीजिएगा। इसकी जो समरी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसकी समरी की ही होगी।
और उसमें हम डिटेल से समरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।